स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। एंकर मोनिका से सुने समाचार। विशाल गणित सह विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी की रिपोर्ट। श्री रविंद्र तिवारी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सुरसंड के विशाल प्रांगण में रामानुजन जयंती के अवसर पर विशाल गणित सह विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन संयुक्त रूप से डॉक्टर मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान भारत सरकार के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर साक्षी बनी श्रीमती नैना साहू, सुप्रसिद्ध कवियत्री, सचिव श्री सीताराम राय जी, डॉक्टर अभय कुमार दास, श्री राजनारायण प्रसाद कोषाध्यक्ष, श्री अमरेश चौबे प्रधानाचार्य तथा सैकड़ों अभिभावकों और भैया बहनों की गरिमा में उपस्थिति रही। डॉक्टर अभय कुमार दास ने बताया कि आधुनिक शिक्षा विज्ञान से ओतप्रोत हो तथा हमारे भैया बहन जो भविष्य के रामानुजन बने। डॉक्टर मनोज कुमार मुख्य अतिथि ने आधुनिक शिक्षा दीक्षा, लिंगानुपात, कृषि अनुसंधान एवं सतत पोषणीय विकास पर विस्तार से बताया। उसने बताया कि विज्ञान वरदान एवं अभिशाप दोनों है। मानव को अपनी बुद्धि विवेक से जो सृजन कर रहा है वही मानव अपना संहार खुद कर रहा है। अतः इसकी सकारात्मक बातों को जाने और भैया बहन डॉक्टर, वैज्ञानिक तथा विभिन्न क्षेत्रों में जाएं। अपने क्षेत्र के लिए, विद्यालय के लिए तथा माता पिता के लिए गौरव बने। विज्ञान से हमने सीखा नहीं है तो विज्ञान, वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक आविष्कार की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत है उन आविष्कारों को, उन शोधों को सही परिप्रेक्ष्य में, सही दिशा में यूज करने की। आप बच्चे भी काफी थक गए हैं, जो पीछे बच्चे हैं वो धूप में बैठे हैं, तो आपकी तरफ से मैं चंद पंक्तियां कहता हूं। मेरे संबोधन में कहा था किसी माननीय ने कि कविताएं भी कई बार लिख लेता हूं, तो दो पंक्तियां मैं कहता हूं। देखिए, जो छंदबद्ध चीजें होती है ना, म्यूजिक, उसमें तालियां स्वतः बजने लगती है। कविता सुनने में इनकी रुचि देखिए। नृत्य के समय सारे बच्चे उठ के फोटोग्राफी कर रहे थे, उनकी रुचि देखिए। और इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बातों की संप्रेषणीयता, आपके विचारों की संप्रेषणीयता जब छंदबद्ध तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं तो बढ़ जाती है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से बहुत सारी चीजें आप बड़ी सहजता से उद्धृत कर देते हैं, वो सारी चीजें याद हो जाती है, लेकिन कहानी के रूप में कहना वही मुश्किल होता है। तो छंदबद्ध पढ़ाई भी, पढ़ाने की जो कला भी है, इसमें भी इस चीज का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो लयबद्धता है, छंद है, ये प्रकृति छंदों में बनी हुई है। चांद सूरज का उगना डूबना, दिन रात का होना आना जाना, आपके बॉडी की जो सिमेट्री है, ये सब छंद ही तो है, ये सब म्यूजिक ही तो है। तो म्यूजिकल चीज में, छंदों में जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसकी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है और ये बच्चे भी उसको ग्रहण कर पाते हैं। नजर दौड़ाएं तो हम सभ्य लोगों के बीच ही, हमारे बीच ही हर चौथे, हर तीसरे, हर पांचवें घर में एक बेटी की हत्या की गई है। और भले ही इसके लिए मुकदमा दायर नहीं है, लेकिन ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। हम निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में बड़े गर्व से कहते हैं कि मां जानकी की ये धरती है, जगत जननी मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली है हमारी। लेकिन इस जन्मस्थली के ऊपर भी हर चौथे घर में, हर तीसरे घर में, हर पीढ़ी में एक बच्ची की हत्या हुई है। तो आक्रोश इस बात पर भी होनी चाहिए। विज्ञान ने निश्चित तौर पर यह साबित किया है। अभी हमारे भाई थे रॉबिन, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात की है, सतत विकास की बात की है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि जिन संसाधनों पर हम जिंदा हैं, हमारे जिंदा रहने के लिए जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, इन संसाधनों का किस पूरी तरह तरीके से हमने इस्तेमाल किया है। विज्ञान ने आपको बताया है कि इसका इस्तेमाल हमारे लिए जरूरी है। मानव सभ्यता की निरंतरता को बचाए रखने के लिए, मानव सभ्यता की
निरंतरता को बचाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सम्यक उपयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे भाई ने कहा एक कंसेप्ट है अर्थ ओवरशूट डे। हमारी धरती पर जितना भी संसाधन है, साल भर में जितना संसाधन यूज किया जा सकता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये अर्थ ओवरशूट की गणना सन 1987 से शुरू की गई थी, जब ये बताया गया था कि इस धरती पर जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग हम कर लेते हैं 19 दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर तक जिन संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए था, हम 19 दिसंबर तक उन संसाधनों का उपयोग कर रहे थे साल 1987 में। इसका मतलब यह हुआ कि साल 1987 में हम अगली पीढ़ी से 11 दिनों का संसाधन, हम 12 दिनों का संसाधन हम उधार ले रहे थे। आज वहां से यहां तक आते आते इस साल अगर आप देखें तो भारत में जो अर्थ ओवरशूट डे है 19 दिसंबर से जहां शुरुआत हुई थी, आज 31 जुलाई है। मतलब यह है कि साल भर में हमें जितना संसाधन यूज करना चाहिए, जितने संसाधन का उपयोग हम साल भर में कर सकते हैं, उतने संसाधन का उपयोग हमने 31 जुलाई तक कर लिया है। अब जो 31 जुलाई के बाद हम जी रहे हैं, जिस हवा में जी रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जिस भूमि की उर्वरता का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है। वो संसाधन वो ये अगली पीढ़ी से हम उधार ले रहे हैं, क्योंकि हमें जितना चाहिए था वो हमने 31 जुलाई तक खत्म कर लिया है। हम अगली पीढ़ी के कर्मदार बन रहे हैं। इन बच्चों को आक्रोश व्यक्त करना चाहिए उन चीज पर। इन बच्चों की तरफ देख के हमें ये सोचना चाहिए कि हम किन से ले रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है वो कैसे संभव है। आज हमें 1.7 पृथ्वी की जरूरत है। अगर हम सही से साल भर हम जिए, जो हमारी जीवन पद्धति है, जो हमारी जीवन शैली है, उसे हम अपनाते हुए अगर जीना चाहें तो इस समय 1.7 पौने 2 पृथ्वी की जरूरत है। हमें पौने 2 पृथ्वी की जरूरत अभी है। साल 2050 आते आते हमें 2 पृथ्वियों की जरूरत होगी जीने के लिए। अब सोचें कि ये दूसरी पृथ्वी हम लाएंगे कहां से। विज्ञान ने हमें बताया है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस तरह करें, लेकिन हमने विज्ञान से सीखा क्या। जो 19 दिसंबर तक हमारा अर्थ ओवरशूट था, आज 31 जुलाई कर लिया है और साल 2050 आते आते वो जून हो जाएगा। मतलब आधा अब 2 पृथ्वी की जरूरत होगी। नेचर विश्व में सबसे प्रामाणिक पत्रिका मानी जाती है, शोध पत्रिका मानी जाती है। 10-15 साल पहले जूलियन ग्रीक करके एक टैक्सोनॉमिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक बात कही थी, हालांकि वो कमेंट्री था, कोई रिसर्च पेपर नहीं था, एक कमेंट्री थी। उन्होंने कहा था कि ये जो होमो सेपियंस नाम रखा है, आदमी का वैज्ञानिक नाम बच्चों पता है? पता है आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस बोलो ना। होमो सैपियंस। हाँ, बहन को पता है, आप सबों को नहीं पता है। चलिए, होमो सेपियंस आज से 250 साल पहले जब बाइनोमियल टैक्सोनॉमी की बात हुई थी, नोमेनक्लेचर की बात हुई थी, तो होमो सेपियंस नाम रखा गया था इंसान का। इसलिए क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट जब वहां वर्गीकरण करने के लिए बैठते थे, वो ये माना जाता था कि हर जीव के वैज्ञानिक नाम में उस जीव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो परिलक्षित हो जानी चाहिए। तो हमने ये माना कि आदमी, इंसान इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव है। हमारे पास सबसे ज्यादा दिमाग है, हमारे पास सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है। इसलिए होमो के साथ हमने सेपियंस जोड़ा। सेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, बुद्धिमान जीव, बुद्धिमान आदमी। 250 साल से हम इस नाम का उपभोग करते आ रहे हैं, बुद्धिमान आदमी। जूलियन ग्रीक ने नेचर पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया था कि अब समय आ गया है कि हम खुद को बुद्धिमान मानव न कहें, खुद को हम बुद्धिमान मानव न कहें। और उन्होंने ये आंकड़े दिए थे, उन्होंने एक तर्क दिया था कि जिस जीव ने अपनी ही निरंतरता को, अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल लिया हो, उस जीव को आप बुद्धिमान जीव कैसे कह सकते हैं। इंसान एक ऐसा जीव है जिसने अपने जीवन की निरंतरता को, जिसने अपने अस्तित्व की निरंतरता को खतरे में डाल लिया है। आप फिर भी उसे बुद्धिमान होमो सेपियंस नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अब आदमी का नाम होमो इडियोटस रख दीजिए।
तरह तरह के दुनिया में वैज्ञानिकों से सुझाव आ रहे थे। कोई कह रहा था कि होमो इडियोटस रख दीजिए, इडियट मतलब मूर्ख, ये मानव सभ्यता मूर्ख। देखें कि पिछले 77 सालों में आजादी के बाद से तमाम तरह की वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं। आज हम चांद पर खुद को उतार रहे हैं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार हम उतरे हैं। तमाम तरह की वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं, लेकिन आप देखें तो अभी भी शिक्षा और विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन क्षेत्रों में काफी कुछ किए जाने की अभी भी गुंजाइश बाकी है। हमारे देश में इतने अशिक्षित अभी भी हैं। डॉक्टर, पूरी दुनिया में जितने अशिक्षित हैं, ये बहुत बड़े गर्व का विषय नहीं है कि हमारे देश में कुल 38% आबादी, पूरी दुनिया में जितने अशिक्षित लोग हैं उसकी 38% आबादी सिर्फ हमारे देश में है। और जिस तरह चांद पर हम गए, हमने यान भेजा चांद पर, एक बहुत ही दुखद आंकड़ा है। जब अब्दुल कलाम साहब का इंतकाल हुआ था शिलोंग में, तो आकाशवाणी में ठीक 2 दिन के बाद मुझे एक व्याख्यान के लिए बुलाया गया था। उसमें मैंने ये आंकड़े संकलित किए थे। अभी हमारे यहाँ जितने अशिक्षित लोग हैं भारत में, उनकी अगर एक सीढ़ी आप बना दें, कल हमारे विद्यालय की तरफ से मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था, मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था, उसी तरह अगर एक मानव सीढ़ी आप बना दें, यहां से चांद की तरफ एक आदमी की औसत ऊंचाई, औसत हाइट अगर 5 फीट रखते हुए मानव सीढ़ी आप बनाएं, तो आपको जानकर बड़ी खुशी नहीं होगी कि यहां से चांद तक की सीढ़ी हम बना सकते हैं अपने अशिक्षितों की एक मानव सीढ़ी बना के। वैज्ञानिक अनुसंधान के ऊपर खर्च कर रहे हैं 0.6%। हमारे आसपास के ही जो देश हैं, आप जापान को देख लीजिए, जापान 3.5% खर्च करता है। चाइना 2.6%, 2.6% के साथ, और उसका जीडीपी हमसे 6 गुना ज्यादा है। हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और चाइना की इकोनॉमी 17 ट्रिलियन है। लगभग हमसे 6 गुना ज्यादा की इकोनॉमी है, और वो अपनी इकोनॉमी का 2.5% से ज्यादा 2.6% खर्च करता है अनुसंधान के ऊपर। यही हाल कोरिया का है, यही हाल जापान का है, यही हाल यूएसए का है। तो आप देखें कि प्रति व्यक्ति विज्ञान के ऊपर जो हमारा खर्च है, अनुसंधान के ऊपर जो हमारा खर्च है, वो कम से कम 25 गुना ज्यादा, 20 से 25 गुना ज्यादा हमारा पड़ोसी मुल्क खर्च कर रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान के ऊपर। अब जब हम कहते हैं बात स्वदेशी की, हम निश्चित तौर पर करते हैं, और इसमें हमें गर्व की अनुभूति भी होती है, राष्ट्रीयता की अनुभूति होती है, स्वाभिमान की अनुभूति होती है। लेकिन ठीक उसी समय बिना वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के बिना आप स्वाभिमान की अनुभूति नहीं कर सकते हैं बदलते परिवेश में। आप देखें यहां जितने भी बैठे लोग होंगे, निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। आप अपनी अपनी जेब से अगर ये मोबाइल निकालेंगे ना, आज उपभोग में लाए जाने लायक सबसे प्रचलित आइटम है ये, उपभोग में लाए जाने लायक सबसे प्रचलित आइटम है ये। और आप देखें इसकी जितनी भी कंपनियां हैं, उसमें से कोई भारतीय कंपनी आपको नहीं दिखेगी। ये वीवो, ये ओप्पो, ये जियोमी, ये सैमसंग, जितने भी हैं, आप ये देखिए कि प्रति व्यक्ति अनुसंधान के ऊपर अगर हमारा खर्च इतना कम है, 0.6% जीडीपी का है, तो हम बाध्य हैं, हम शापित हैं इस चीज के लिए कि हमारे हाथ में स्वदेशी मोबाइल नहीं होगा, हमारे हाथ में कोई वीवो ही होगा, हमारे हाथ में कोई जियोमी ही होगा, हमारे हाथ में कोई रेडमी ही होगा, हमारे हाथ में कोई सैमसंग ही होगा। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के ऊपर एक तो वैज्ञानिक रुचि हमारे बच्चों में बढ़ाए जाने की जरूरत है, वैज्ञानिक अनुसंधान के ऊपर हमारा निवेश बढ़ाए जाने की जरूरत है, शिक्षा के ऊपर हमारे खर्च को बढ़ाए जाने की जरूरत है। 326 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, 326 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। उसमें आप देखें तो शिक्षा के ऊपर अगर इस साल का आप बजट देखेंगे, 2024-25 का बजट देखेंगे, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा के लिए है, शिक्षा की बेहतरी के लिए है।
ये 0.38% होता है। अगर 10,000 रुपए की आपकी जीडीपी है तो उसमें 38 रुपए खर्च कर रहे हैं आप शिक्षा के लिए, सिर्फ 38 रुपए। जिस परिवार की जीडीपी अगर 10,000 रुपए की हो और वहां सिर्फ 38 रुपए खर्च किए जाएं उस परिवार में बच्चों की शिक्षा की बेहतरी के लिए, तो जाहिर है बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको नहीं मिल पाएगी। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे जितने प्राचार्य हैं, आचार्य हैं, इन सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा प्रावधान है कि कम से कम 6% खर्च निश्चित तौर पर करें आप शिक्षा के लिए। 6% खर्च करने की बात है और वहां हमारा आवंटन 0.38% होता है। कहने का तात्पर्य यह है, इन सारे आंकड़ों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में हमारी जिम्मेदारी, हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी, अभिभावकों की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, 100 गुनी बढ़ जाती है। क्योंकि पूरा तंत्र, ये एक व्यवहारिक पक्ष है कि पूरा तंत्र चाहता है कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी ना हो। सुनने में बात अटपटी लग सकती है। अब जब तंत्र की बात करते हैं तो आप देखें, आप प्रखंड कार्यालय में जाएं, वहां अधिकारी नहीं चाहेंगे कि आप शिक्षित लोगों का सामना हो। आप थाने में चले जाएं, वहां अधिकारी नहीं चाहेंगे कि शिक्षित लोगों से सामना हो। कोर्ट कचहरी जाएं, हॉस्पिटल जाएं, वहां लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षित क्लाइंट से हमारा पाला पड़े। राजनेताओं के पास जाएं, वार्ड मेंबर के पास जाएं, मुखिया के पास जाएं, आप विभिन्न नेताओं के पास जाएं, सबको अशिक्षा बहुत पसंद है। क्योंकि एक शिक्षित और सजग नागरिक पूरे तंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक शिक्षित और सजग नागरिक, मैं दोहराता हूं, एक शिक्षित और सजग नागरिक पूरे तंत्र के लिए चुनौती होती है। और ऐसे में जब तंत्र, ये जो तंत्र का परिवेश है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। यहां से मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, डॉक्टर अभय जी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माफ कीजिएगा, हमारे मीडिया के प्रतिनिधि यहां से संबोधन में मैं भूल गया, विजय बाबू हैं, आपका भी अभिनंदन। तो हम अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि तंत्र ये चाहता है कि हम शिक्षित ना हो, तो ऐसे में हम अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करें। शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कम संसाधनों के बीच हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दे सकें, विज्ञान के प्रति उनकी रुचि कैसे बढ़ा सकें। इस दिशा में निश्चित तौर पर हमें काम करने की जरूरत होती है। अब एक अच्छी बात यह है कि आजकल बच्चों का जो विकास है, अलग अलग जो परिणाम आते हैं, मैं देख रहा था टीवी चैनल पर, किसी टीवी चैनल पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जितने परिणाम आए थे उसमें टॉपर्स की सूची दिखाई जा रही थी। उसमें एक रिक्शा चालक का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, कोई श्रमिक का बच्चा है, कोई दुकानदार का बच्चा है या बच्चियां हैं। तो एक चीज तय है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आज बच्चों का विकास, उनका भविष्य, उनकी शैक्षिक प्रगति, उनका करियर ग्रोथ, ये संसाधनों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं है।